Good evening, everyone. So today, what we'll attempt is some poems or poems, whatever you want to call them. So आप लोगों ने पीछे कुछ on your own you would be doing some PYQs and all, and you would have done some poems. So what is your observation about them? Uh, क्या लगता है? डिफिकल्ट लगती हैं, इजी लगती हैं, मॉडरेट लगती हैं? What do you think? समझ ही नहीं आती, ऊपर से जाती हैं। यस आशीष। राइट सर, ये चीज़ तो होती है कि दे आर क्वाइट ऑन द डिफिकल्ट साइड बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिविटी, क्योंकि मतलब हम्म। बहुत मतलब निकाल सकते हैं उसके एक ही सेंटेंस, क्योंकि मेटाफोर टाइप्स इतने यूज होते हैं तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ओके। हाउ मेनी पीपल एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि ये बहुत मतलब निकाल सकते हैं? एंड सो हाउ शुड वी अप्रोच? आई एग्री टू दिस स्टेटमेंट दैट मल्टीपल मीनिंग्स कैन बी डिराइव्ड, बट what comes to our aid, what comes to our help to rescue us from such a situation? बताइए। जो प्रॉब्लम आशीष ने बताई बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एक पोएट्री जो लिखी हुई है उसके सब्जेक्टिव हो सकती है टू सम एक्सटेंट. So how do we deal with such a situation? What is there in front of us which could help us in such a situation? Yes, Kushagra. फिर ऑप्शंस। हाँ, यस, वेरी गुड ऑप्शंस. देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो पोएम्स में यूज ऑप्शंस इफेक्टिवली, बिकॉज वो बात आपकी, चलो ठीक है. कई पोएट्री होती है ऐसी, कई में नहीं भी होता है कि मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं, लेकिन अगर निकल रहे हैं मल्टीपल मीनिंग्स तो आपके पास में बहुत खूबसूरती से 5 ऑप्शन दिए गए हैं. और आई कैन शो यू अभी जो हम करेंगे क्वेश्चंस विद ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट उसमें से 3 आप हर क्वेश्चन में आप 3 तो बहुत आसानी से निकाल दोगे. मतलब it won't take too much of a stretch of an imagination to eliminate 3 options. And then even 2, uh, थोड़ा सा गहरे में उतरना पड़ेगा. ओके, हियर you have to dive a little deeper. Don't focus on words. Okay, don't focus on literal words. Don't focus on words because words don't mean what they mean in a literal language. कहीं पे लेग्स लिखा हुआ है तो वो लेग्स, कहीं पे वॉइस लिखी हुई है तो वो वॉइस मतलब नहीं है कि वो बोल रहा है. लेग्स मतलब लिटरली लेग्स नहीं है. लेग्स कुड मीन some change that the person had undertaken. Voice could mean some kind of something related to identity. तो कभी डार्कनेस दिखाई हुई है कहीं पे, आइसोलेशन दिखाया हुआ कहीं पे, तो उसका मतलब है डार्कनेस रिप्रेजेंट्स आइसोलेशन. सो इस तरह से ये सिंबोलिज्म है. राइट, देयर आर सिंबल्स, देयर इज इमेजरी देयर. राइट, देयर इज सम इमेज. तो आप अपने आप को एक दिमाग में इमेज बिठाओ. ओके, डोंट जस्ट लिटरली रीड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. उस जो ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक ऑप्शन जो होगा वो पक्का लिटरल सेंस में ले रहा होगा. वन ऑप्शन विल श्योरली बी डीलिंग इट इन अ लिटरल सेंस. उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं हम. ओके, विल बी अबाउट लिटरल मीनिंग. तो उसको तो नहीं करना है हमको. दूसरे भी जो होंगे वो 2 आराम से निकल जाएंगे. तो आपको अपने आप को उसके अंदर इमर्स करना है. एंड यू हैव टू काइंड ऑफ इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो. और इसमें जनरली क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से कई पोएम्स होती हैं कि जो ऑथर है, जो भी लिख रहा है, पोएट है, वही क्या अंडरगो कर रहा है, फील. एंड डिफरेंट इमोशंस दे कुड बी फीलिंग लव, हेट्रेड, they could be feeling some kind of alienation or isolation. They may be facing some kind of identity crisis. Uh, तो इस तरह से uh, और दे मे बी फीलिंग वेरी दैट लाइफ जो है उनकी एकदम स्टेबल ही नहीं है. जैसे एक बीच में हमने फैन वाला किया था और एक हमने फ्लिकरिंग लाइट वाला किया था. तो इसमें आइडेंटिटी थी उसमें. तो ऐसे अलग अलग इमेजरी आपको दिमाग में लानी है. राइट, यू डोंट हैव टू गेट ओवरवेल्म्ड.
विद द लैंग्वेज दैट इज रिटन, उसमें से एक भी कुछ भी थोड़ा सा पकड़ लो और उसके बेसिस पे फिर चढ़ने की कोशिश करो. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम. देयर कुड बी सम लाइंस, दो तीन लाइन हो सकता है समझ भी ना आए, कोई दिक्कत नहीं. जितना समझ में आया उसको पकड़ पकड़ के सीढ़ी बना के चलते चलो. ऑप्शंस को यूज करो. दीज आर ऑल थिंग्स इफ यू कीप इन माइंड, you will do at least one question out of two correct, which is not bad, and sometimes even both. Right. So let's start with our exercise. Let's do this first one. दूसरी बात ये है कि जो ऑप्शन भी होते हैं ना वो भी जस्टिफाई होने चाहिए वहां पे कहीं ना कहीं किसी लाइन से. तो ऐसे हवा में कोई ऑप्शन को नहीं कर देना है कि ऐसा लग रहा है मुझे, उसका जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए आपको. सॉरी. सॉरी. सो हु विल एक्सप्लेन? जल्दी बताइए, थोड़ा सा वो एक कॉल आ गई तो आई गॉट लेट. हम्म. जस्ट अ सेकंड. हाँ चलिए, रीत. यस. यस गो अहेड. आपकी आवाज नहीं आ रही है. चलो कोई बात नहीं, योर माइक में नॉट बी वर्किंग. तो फ्रेग्रेंट विथ स्ट्रीम वर द डेज एंड द नाइट्स रेड विथ मेनी ब्राजियर्स इन द बिलेवेड हाउस ऑफ माय फादर एंड मदर. तो इसको अपने फादर और मदर की पुराने बचपन के दिन याद आ रहे हैं. ब्राजियर्स आर बेसिकली एक तरह के हीटर्स होते हैं, कोल से फायर्ड होते हैं. तो जहाँ ठंड होती है वहां पे ज्यादा ये लगाए दिए जाते हैं. तो दिन में फ्रेग्रेंट विथ स्टीम थे, रात को उसकी यादें आ रही हैं उसको. उसके पेरेंट्स के साथ वो रहता था, रहती थी. तो इसमें क्या क्लोजेस्ट एक्सप्रेशन है? हाउस वॉज लोकेटेड इन अ ब्यूटीफुल सेटिंग सराउंडेड बाय फ्लावर्स. बिल्कुल इजीली एलिमिनेट हो जाएगा ये. एंसेस्ट्रल होम वॉज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन द कम्युनिटी. कहाँ से ये समझ में आया इसको ये? पोएट फॉन्डली रिकॉल्स द प्लेजेंट क्लाइमेट एंजॉयड ड्यूरिंग नाइट एंड डे. ठीक है, इसको शॉर्टलिस्ट कर लो आपको अगर लग रहा है सब. पोएट मिसेस द ब्राजियर्स एंड स्टीम शी हैड एंजॉयड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड. अच्छा ठीक है, इसको तो छोड़ो, ये तो आराम से निकल जाएगा. डी और ई लग सकते हैं. ये पोएट मिसेस द ब्राजियर्स एंड स्टीम शी हैड एंजॉयड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड. एवरीथिंग अबाउट द हाउस फेल्ट स्पेशल बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स लव फॉर हर. तो बताइए इसमें से कौन सा सही है और क्यों? बिकॉज सम ऑफ यू हैव मार्क्ड डी एंड many have marked E. Yes, Prakriti. Sir, I chose option E Hmm. because the poem ends with of my father and my mother. So Hmm. maybe he or she recalls his or her Hmm. parents' love, and because Hmm. of that, everything was Hmm. memorable Hmm. for the house. Right. So I chose. Right. So why did you eliminate D, Delhi? Sir, because वहाँ पेरेंट्स को मेंशन ही नहीं किया. पेरेंट्स को मेंशन Like, नहीं किया. ठीक है. ओके. ठीक है. यस आशीष. सर आई अग्री कि डी में पेरेंट्स की बात नहीं करी गई है, हम्म. बट ई में एवरीथिंग अबाउट द हाउस
फेल्ट स्पेशल, ये चीज मुझे एक्सट्रीम लगी। और सेकेंडली डी में उसने चाइल्डहुड की बात कर दी है, सो probably it would convey the same meaning कि in his childhood it was चाइल्डहुड about कहाँ him। लिखा है अच्छा वहां पे, ये बताना। तो लिखा नहीं है मेरे word that नहीं नहीं, has। तो एक मिनट देखो, इस तरह से ये गलती कर रहे हो आप, है ना। आपने अपनी तरफ से आपने अपनी तरफ से बोल दिया कि यार एवरीथिंग नहीं मुझे एक्सट्रीम लग रहा है। तो चाइल्डहुड कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे? वो तो मैंने बोल दिया था, लेकिन बोलने से चाइल्डहुड थोड़ी हो गया। हो सकता है वो थोड़े दिन पुरानी बात ही हो, वही उसको याद आ रही हो सकता है वो अभी भी चाइल्डहुड ही हो, उसका क्या पता हमको। तो देखो, दूसरी बात, डी जो है, डी इज अ लिटरल थिंग, पोएट मिसेस द ब्राजियर्स एंड स्टीम शी had enjoyed during the childhood। तो अब दूसरी बात, ये स्टीम, यार वो स्टीम को लिटरली स्टीम ले लिया आपने उसको, ये तो लिटरली ले लिया ना आपको। आपने उसमें से फिर ये कंसिडर नहीं किया कि इसमें इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर सपोज करो कि उसको सिर्फ स्टीम और ब्राजियर्स लिखना होता तो वो ये दो लाइन पे एंड कर देती, isn't it? दूसरी बात ये कि देखो, इसमें से एक्सट्रीम वगैरह पे मत, ये मतलब ये आरसी वाली मत वो लेके आओ कि एक एक चीज उससे जस्टिफाई होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए। आपको सेंस मिलना चाहिए एक, यू शुड गेट द सेंस कि हाँ यार ये एक मतलब आप अपने, मतलब इसको ना दिमाग के बजाय दिल से करना चाहिए, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी। कि आप अगर इसमें वो लॉजिक और रैशनैलिटी लगाने जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ कर दो, है ना। एवरीथिंग मतलब दिस दिस बिकॉज बिलवेड हाउस ऑफ माय फादर एंड मदर, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि पेरेंट्स की मेंशन तो करना पड़ेगा ना हमको कहीं ना कहीं। तो ये तो लिटरल सेंस में ले लिया कि यार वो ब्राजीलियर्स और सीम में मुझे बड़ा मजा आता था। क्यों भाई, क्यों मजा आता था, क्यों आता था? क्योंकि पेरेंट्स का लव था वहां पे उस घर में, राइट, दैट मेड इट स्पेशल। ऐसा थोड़ी है कि शी कुड बी इन एनी बड़ी हाउस, नेबर्स हाउस, वहां पे भी ब्राजीलियर्स और स्टीम होंगे, तो उसको वो भी उसमें भी मजा, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो इसलिए ई करेक्ट राइट। आंसर है, इसमें डी नहीं है। ओके। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, हु विल एक्सप्लेन? यस प्रकृति। Sir, I'm not sure of this one, but I chose option three. ऑप्शन थ्री, ओके, तो व्हाट वाज द लॉजिक? Sir, I could not understand the poem fully, but here the line says, "An ocean was all laid bare into my heart's night." So I thought maybe the poet is talking ki outside he or she couldn't find anything, but when they looked inside of their heart, maybe they found something. So external search is futile, explore the inner space for answers. फेयर इनफ, फेयर इनफ। देखो, वो कह रहा है, आई सॉट अ सोल इन द सी एंड फाउंड अ कोरल देयर beneath the foam for me, an ocean wall all laid bare. Into my heart's night, along a narrow way, I groped.
and lo, the light and infinite land of the day. तो इसने कुछ समुद्र में ढूंढने की कोशिश की एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और कुछ कोरल वगैरह उसको मिल गया। और फोम मीन्स जो डार्कनेस, जो मतलब एकदम, फोम क्या होता है? फोम मीन्स समथिंग जिसके नीचे कुछ दिखता नहीं है। तो एक ओशन वॉज लेड ऑल लेड बेयर। तो एक ओशन उसको मिला, मतलब बेसिकली उसको उसमें कुछ मिला नहीं। इन टू माई हार्ट्स नाइट अलॉन्ग अ नैरो वे आई ग्रोप्ड, फिर वो अपने अंदर उसने ढूंढा। एंड लो द लाइट, फिर एकदम से लाइट जल गई वहां। इनफाइनाइट लैंड ऑफ डे, और वहां पे एकदम एकदम उजाला हो गया। तो एक तरह से ओशन, और ये इसको थोड़ा सा डार्कनेस टाइप से बताने की कोशिश की गई है ये फर्स्ट 4 लाइंस में, कि उसने बाहर कुछ ढूंढा और उसको अंदर आंसर मिल गया। तो एक्सटर्नल सर्च इज फ्यूटाइल एंड एक्सप्लोर द इनर स्पेस फॉर आंसर्स। अब इसमें बाकी के ऑप्शन देखो। व्हाट लाइज आउटसाइड इज ऑलवेज डिसेप्टिव, ऐसा डिसेप्शन वाली कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, और इसमें फिर ये तो कवर ही नहीं हो रहा है। परस्यू द नैरो पाथ एंड अवॉइड द ब्रॉडवे, ये तो बहुत ही लिटरल हो गया। पतली गली में जाओ, ब्रॉडवे पे मत जाओ। हार्ट्स पाथवेज आर ब्रॉड एंड क्लियर टू फाइंड द डेस्टिनेशन, ये क्या बोल रहा है? लाइट ऑफर साइट एंड इनसाइट, कौन सी लाइट? ये तो लाइट उसको अपने अंदर जलती हुई नजर आई, उसने अपने अंदर ढूंढा आंसर और एकदम से लाइट जल गई, उसकी बत्ती जल गई। तो इसका मतलब ये लाइट कौन सी लाइट है? ये लिटरली सेंस में थोड़ी लेना है इसको, तो इसलिए ये भी गलत है। करेक्ट आंसर वॉज 3 है। एग्रीड? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू पीपल। यस अनुज, ठीक है सब? ओके, अभी एक पीछे क्वेश्चन आ गया था कि सी इसमें क्यों नहीं है। द पोएट फॉन्डली रिकॉल्स द प्लेजेंट क्लाइमेट एंजॉयड डे एंड नाइट। देखो फिर वही बात है ना, ये इसी जैसा हो गया ये। वहां पे उसने जब स्पेसिफिकली अपने बिलोवेड हाउस और फादर और मदर बोला है, तो फिर इट इज नॉट दैट शी इज जस्ट एंजॉइंग द प्लेजेंट क्लाइमेट। सी द क्लाइमेट वाज मेड प्लेजेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हर father and mother. We should look at it that way rather than just a simple pleasant climate or braziers and steam. What added meaning? See, house जो होता है, तो वो home कब बनता है, right? When there are people, your family, they add meaning to the house. तो खाली हाउस में आपको थोड़ी कोई से भी हाउस में थोड़ी ये बताया गया है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस सी वाज रॉन्ग। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन।
Yes, who will explain? Yes, Shreya. सर आई मार्क्ड ऑप्शन सी कैसे? क्योंकि सर जो बाकी ऑप्शंस थे वो सिर्फ किसी लाइन को रेफर कर रहे हैं। हम्म मतलब जो पूरा हमारी पोएम दी हुई है उससे सिर्फ सी मुझे रेफर लग रहा है, और उसमें जो एक लिखी है दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, तो वो भी किया कि वी मस्ट एंजॉय लाइफ टू आवर बेस्ट, सो लग रहा ठीक है, था। fair enough. Anyone has a different view here? कुशल? पर व्यू डिफरेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने पढ़ा उसमें एक लाइन कॉमन है पूरे पोम में कि लाइफ इज जॉली, हम्म तो मैंने उसी लिए सी मार्क किया कि वही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैं ये हम्म, ऑप्शन बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही पहचाना आपने। देखो, इसमें क्या है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। तो विंटर विंड जो चलती है वो बड़ी शार्प होती है, बड़ी बिटर होती है और बड़ी चुभती है मैं वो, लेकिन वो बोल रहा है कि इतनी अनकाइंड नहीं है वो जितनी कि मैन का इनग्रेटिट्यूड। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने कोई आपको थैंकलेस कोई आदमी है, तो उतना नहीं है अनकाइंड। ट्रूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सो सीन ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड। तो ठीक है, आपकी ब्रेथ रूड होगी लेकिन दिखती नहीं हो, लेकिन आपके टूथ इतने तेजी से बाइट नहीं करते जितने कि एक आदमी का इन ग्रेटिट्यूड। हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली। ये हॉली क्या है? देखो, क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, उसमें जो लीव्स होती है, तो देट लीव्स आर बेसिकली पॉइंटेड शार्प लीव्स, ग्रीन कलर की, राइट, डीप ग्रीन कलर की, तो उसको हॉली बोलते हैं। तो ये क्रिसमस वाली बात कर रहा है, हे हो सिंग हे हो, मोस्ट फ्रेंडशिप इफ फेनिंग मोस्ट लविंग मियर फॉली। तो मोस्ट फ्रेंडशिप जो है, फेनिंग मीन्स प्रिटेंडिंग, और मोस्ट लविंग जो होती है सिर्फ गलती है। देन हे हो द लाइफ इज इस लाइफ इज मोस्ट जॉली। तो ये कह रहा है ठीक है ये तो होगा, लेकिन लाइफ जो है वो जॉली है फिर भी, राइट। तो उसके हिसाब से उसको पूरी जो दोस्ती है वो भी सब नकली है, लविंग भी सब नकली है। फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई दाउ डज नॉट बाइट सो नाई मीन्स नियर एज बेनिफिट्स फॉरगॉट। तो बिटर स्काई जो है, तुम्हारी इतने ज्यादा तुम्हारे वो नहीं लगती है जितने कि किसी के लिए हमने कोई अच्छा काम किया है और वो भूल गया। बेनिफिट्स फॉरगॉट मतलब यू डिड अ फेवर टू समवन और यू हेल्प समवन एंड द पर्सन टोटली फॉरगेट्स। दो दाउ द वाटर स्वाप द स्टिंग इज नॉट सो शार्प एज अ फ्रेंड रिमेंबर्ड नॉट। फिर उसने वाटर वाप को भी बोला है कि योर स्टिंग इज नॉट शार्प, जैसे कि दोस्त कोई जो भूल चुका है आपको। हे हो until द ग्रेट मोस्ट फ्रेंडशिप इज होए हो। तो ये पूरे में ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसान जो है उसको जो धोखा मिलता है तो मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड एंजॉइंग। पॉजिटिव नेचर ऑफ मैनकाइंड तो है ही नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नेचर ऑफ मैनकाइंड बताया है इसमें। ये लग सकता है किसी को, बिट्रेयल फेक फ्रेंडशिप एंड बिटर रियलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, दिस इज फाइन, बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज लाइफ इज मोस्ट जॉली, हे हो तो यू शुड कीप एंजॉइंग। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। Although people aren't loyal, we must enjoy life to our best. This looks to be covering everything. Betrayal of a friend is harsh truth to die. This is also again one part of the story only. Man's ingratitude is highly poisonous. ये तो थोड़ा सा लिटरल ज्यादा हो गया। C is right. Okay. दाई दाऊ, हाँ देखो, दाई, ये दाई दाऊ ये जो है ना, ये सब शेक्सपियर के जमाने के आर्ट। दाई दाऊ मीन्स यू, ओके, यू, दाई, दाई इज योर्स and thou is you, and art means are, okay, thou art। जैसे पहले किसी को बोलना होता था कि यू आर माई फ्रेंड, तो दाउ आर्ट माई फ्रेंड ऐसा बोलते थे वो, मीन्स यू आर माई फ्रेंड, ओके। यस।
Okay, who will explain? Yes, कुशाग्र। सर ऑप्शन ई लग रहा है, अच्छा, कैसे? क्योंकि उसमें उसने दोनों केसेस में, लाइक फर्स्ट केस में उसने बताया हुआ है कि इनविजिबल एटम्स उनको बाइंड करने में हेल्प करता है, और दूसरे केस में कि लव बाइंड करने में हेल्प करता है, और लव भी एक काइंड ऑफ इनविजिबल है, तो इसलिए ई बेस्ट सूटेबल ऑप्शन दिख रहा था। ओके, यस आशीष। सर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही जो ऊपर एनालॉजी दी है उसमें कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि समथिंग कम्स टुगेदर एंड देन इट्स समथिंग समथिंग गुड कम्स आउट फ्रॉम दैट। ऐसा कहाँ लिखा है डिवाइडेड बी फॉल? ये कैसे समझ में आ रहा है, ये बताओ। हाँ सर, ये वाली चीज तो मतलब नेगेटिव वाली तो एस्पेक्ट तो नहीं। तो फिर तो इसमें ई में फिर क्या खराबी थी? समथिंग इनविजिबल बाइंड्स डिस्पेरेट, डिस्पेरेट मीन्स डिफरेंट, नॉट द सेम। ओके, सो क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव चोजन सी, सो प्लीज एक्सप्लेन आपने सी क्यों चूज किया? इसमें डिवाइडेड वी फॉल वाली बात कहाँ से समझ में आ रही है? इनविजिबल एटम्स कमिंग टुगेदर रिवीलिंग देमसेल्व्स इन विजिबल फॉर्म्स, राइट? सो एनीथिंग वी नो दैट इज मेड ऑफ एटम्स. Seeds are hugged by the earth, which renders them as gardens in bloom. तो सीड्स भी जो है वो एक तरह से जब आते हैं और उससे गार्डन ब्लूम हो जाता है, और सीड्स तो गायब हो जाते हैं ना, सीड्स बिकम इनविजिबल आफ्टर दे टर्न इनटू प्लांट्स. एंड yonder stars, are they not pearls floating on teeming seas, scattered yet strung together in orderly constellations? तो जो स्टार्स देखेंगे हम, तो क्या ये ऐसे पर्ल्स नहीं है जो कि एक तरह से समुद्र के ऊपर बह रहे हैं, और दे आर स्ट्रंग टुगेदर इन ऑर्डरली कॉन्स्टलेशंस? तो हमें पता है अलग अलग टाइप की कॉन्स्टलेशंस होती हैं, तो क्या चीज है जो इनको बाइंड करके रखती है? लव बाइंडिंग देम टू वन अनदर, इन ईच इज परपेचुअली सीकिंग इट्स लाइक. तो लव से वो सारे स्टार्स हेल्ड टुगेदर हैं, और एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, एक परपेचुअली सीकिंग इट्स लाइक. तो इसमें कहाँ पे डिवाइडेड वी फॉल वाली बात आ रही है? I'm not able to understand why so many people have marked C here. Divided we fall. Lump something invisible binds disparate objects. यही तो बोल रहा है कि कुछ इनविजिबल है, जो जैसे एटम्स हैं वो एक दूसरे को, सीड्स हो गए ये जो इनविजिबल हो गए बाइंड कर रहे हैं, और स्टार्स हैं, तो ये सब चीजें आपस में एक दूसरे को बाइंड कर रही हैं. वो इनविजिबल चीज है, इसलिए ई है इसमें. देखो, कोई चीज सपोर्ट अगर नहीं हो रही तो उसको मत मार्क करो. डिवाइडेड वी फॉल वाली नेगेटिव वाली बात तो इसमें हुई नहीं है कहीं पे भी. ओके. दोनों क्वेश्चन कर लेना.
Okay, who will explain? Who will explain to me the poem? पहले पोयम समझाओ चलो, फिर उसके बाद में आंसर बताना. यस कुशाग्र. पर पोएम तो ढंग से समझ नहीं आई. मैं आंसर्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे. अच्छा एक मिनट रुको, अभी लेट मी आस्क रीत टू एक्सप्लेन. Sir, as far as I have understood, sir, it is about maybe a lover who wants to, uh, capture the memories that he had through his poetry, and he does not want to uh, build monuments so as to preserve it, but he feels that if he can capture it well through his poems, it would be eternal. So something Okay. of that sort. Okay. Okay. So which one? So you would have marked B, right? In fifth. Oh, yes, sir. I was confused between B and D, but I Yeah. ended up marking B. B Bombay. Yes, sir. अच्छा, और सिक्स्थ में Sixth, I marked E, that is the poet's पोएट्स work. वर्क. अच्छा. अच्छा, ओके. कुशल. पर मैंने भी जैसे पोएम से बस मतलब एक चीज समझी है ये कि भाई कुछ रहे या ना रहे, लेकिन आपकी मेमोरी जिंदा रहनी चाहिए. मतलब ओवरऑल मैंने ये समझा है. तो तो कौन उसके सा हिसाब से आंसर मैंने करना है? फिफ्थ का बी मार्क किया है, और सिक्स्थ का मैंने डी ऑप्शन मार्क किया, द मेमोरी ऑफ अ बिलव. अच्छा, ओके. यस कुशागर, योर आंसर्स. सर सिक्स्थ का मैंने ई ही मार्क करा है, पोएट्स वर्क. सर फिफ्थ का मैंने डी मार्क करा है, क्योंकि सर उसमें लिखा हुआ है कि यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज. तो मुझे ऐसा लगा यू वो अपने वर्क को बोल रहा है, तो इसलिए वो अपने शायद लव को उसके वर्क के थ्रू एटर्नलाइज करना चाह रहा है, इसलिए मैंने डी मार्क कर दिया फिफ्थ का. तो वो तो बी में भी लिखा हुआ है कि पोएट वांट्स टू इटरनलाइज हिज लवर थ्रू हिज पोएट्री. देखो, एज फार एज बी एंड डी ऑप्शंस आर कंसर्न्ड, इफ यू लुक एट हिज, ये दोनों सेम चीज है एग्जैक्टली. चलो, लेट मी हियर फ्रॉम सोनाली. So I've chosen A option for the fifth one, as ए. I've A because I felt कि it's more मतलब it's not about the materialistic things like monuments and all, so that's why I'm more focused on memories. And for sixth also I've chosen D option क्योंकि मुझे लगा था memory is a more focus here, so that's why. ओके. यस लिखित. सॉरी लक्षित, सॉरी सर. सर अकॉर्डिंग टू मी फिफ्थ में डी होना चाहिए, सिक्स्थ में ई. बिकॉज सर फर्स्ट पॉइंट पे तो वो ये कह रहे हैं कि जो मॉन्यूमेंट्स है वो सब कुछ खत्म हो सकते हैं. तो इसीलिए वो मतलब सब कुछ खत्म हो सकते हैं. एंड इन सेकंड में वो कह रहा है कि जो जो काम वो स्वॉर्ड या कुछ नहीं कर सकता, वो जो मैं पोयम लिख के कर सकता हूँ तुम्हारी मेमोरी को अलाइव रखने के लिए. राइट. तो ऐसा कुछ वो कह रहा है. ठीक है, तो आपने डी और ई लिखा है ना? हाँ, डी और ई, ठीक है. बिकॉज डी में ठीक सर वो ये कह रहा है कि मैं तुम ठीक है. प्रिजर्व या मतलब हम्म, हमेशा के लिए इमोरल हो, वो ठीक है, फेयर. इमोर्टल हो जाएगा. बिकॉज जो टाइम है, टाइम हर चीज को डिके कर सकता है, मॉन्यूमेंट्स को, सब कुछ को, बट इस चीज को डिके नहीं कर पाएगा. ठीक है, फेयर इनफ. देखो यहाँ पे बिल्कुल, सो आई एग्री विद Lakshit here, and those who have marked D for Delhi here in the first question, because see, obviously this was like a, these two were shortlisted because he's saying the poet wants to eternalize his lover through his poetry. According to the poet, his love for his lover will be eternalized through his poem. तो यहाँ तक दोनों बिल्कुल सेम है. Here they are saying कि poet is saying that he does not want to build monuments to eternalize. जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, किसी ने कुछ और बनवा दिया. बट यहाँ कह रहा है कि ही वॉन्ट्स टू इटरनलाइज एज टाइम लीड्स टू डीके. कि टाइम से हर चीज डीके हो जाती है, लेकिन पोएट्री नहीं होगी, ऐसा उसका कहना है. तो यहाँ से हमें ये समझना है कि क्या वो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट की बात कर रहा है, बनाने की खुद बात कर रहा है, या वो मॉन्यूमेंट्स को एज अ एग्जाम्पल दे रहा है कि मॉन्यूमेंट्स भी खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन पोएट्री खत्म नहीं होगी.
तो आपको कहाँ पे ऐसा हमें लग रहा है कि वो खुद मॉन्यूमेंट बनाने की बात कर रहा है? लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड. नॉट मार्बल, नॉट, नॉर द जिल्डेड, जिल्डेड मीन गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड लगे हुए. तो ना तो मार्बल के, ना ही गोल्ड के मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस, जो प्रिंसेस ने बनाए हैं, ये नहीं कि मैं बना रहा हूं, शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम. तो मतलब कोई बड़े से बड़ा ताजमहल हो, बड़े से बड़ा कोई सोने का महल हो, वो इस पावरफुल राइम से ज्यादा नहीं रह सकता जिंदा. बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स देन अनस्वेप्ट स्टोन बी स्मियर्ड विद स्टटिश टाइम. तो ये जो स्लटिश टाइम, मतलब टाइम को कह रहा है कि टाइम के कारण, टाइम को वो एक तरह से गाली बक रहा है स्लटिश टाइम, कि टाइम हर चीज को खराब कर देता है. राइट, लेकिन तुम्हारी शाइन कभी कम नहीं होगी इस, इन दीज कंटेंट्स मीन्स जो ये पोएट्री में मैं कैप्चर कर रहा हूं. वेन वेस्टफुल वॉर शेल स्टैचूज ओवरटर्न, तो वॉर्स होंगे और स्टैचूज उससे टूट जाएंगे. एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मेसनरी, और जो भी लड़ाई झगड़े होंगे उससे मेसनरी खत्म हो जाएगी. नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड नॉर वॉर्स क्विक फायर शेल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरी. लेकिन कोई भी चीज जो है, किसी की स्वॉर्ड और कोई किसी की क्विक फायर तुम्हारी मेमोरी को नहीं जला पाएगा. अगेंस्ट, ये अगेंस्ट मीन्स अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्वियस एनमिटी शैल यू पेस फोर्थ, योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी. और तुम्हारी जो प्रेज है वो हर समय उसको जगह मिलेगी, चाहे कितना ही चीजें खत्म हो जाए. दैट वेयर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज यू लिव इन दिस एंड वेल इन लवर्स आइज. तो तुम इसी पोएट्री में जिंदा रहोगी. तो बेसिकली इसमें वो खुद बनाने की बात नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मॉन्यूमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं पोएट्री लिख दूंगा, अपना लव इटरनलाइज कर दूंगा. ओके, ही सेइंग दैट ये तुम्हारा लव जो है इस पोयम के थ्रू इटरलाइज हो जाएगा, जबकि टाइम के कारण सारी चीजें डीके हो जाती हैं. इसलिए इसमें डी आंसर इज करेक्ट एंड नॉट बी. ओके, तो थोड़ा सटल इसमें आपको जल्दी से लोग, मे बी यू हैव कम टू द कंक्लूजन वेरी क्विकली कि मॉन्यूमेंट बनाने की बात हो रही है. मॉन्यूमेंट वो खुद नहीं बना रहा, वो जो मॉन्यूमेंट बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, हर चीज दुनिया की खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पोएट्री में जो वर्ड्स कैप्चर किए गए हैं तुम्हारे लिए, ये खत्म नहीं होंगे, ऐसा करके वो बोल रहा है. एज पर द पोएट हु विच और द फॉलोइंग विल लिव द लॉन्गेस्ट. तो देखो, पोएट्स लव लिंग, इसमें क्या बोल रहा है, क्या चीज बच जाएगी? देखो, लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, मेमोरी बचे ना बचे. ओके, पोएम, पोएट भी तो खत्म हो जाएगा, तो पोएट की मेमोरी भी खत्म हो जाएगी ना, लेकिन जो रिकॉर्ड है उसकी मेमोरी का वो खत्म नहीं होगा. तो जो पोएम्स हैं वो खत्म नहीं होंगी. तो इट डजंट मीन दैट पोएट्स लव विल बी लिव द लॉन्गेस्ट, और पोएट्स बिलेवेड विल लिव द लॉन्गेस्ट, और डेथ ऑफ द बिलेव पोएट्स बिलेवेड और मेमोरी विल लिव द लॉन्गेस्ट. नो, द पोएट्स वर्क विल लिव द लॉन्गेस्ट, एंड देयरफॉर ई वाज द करेक्ट आंसर. तो थोड़ा सा इसमें, मतलब मुझे लगा था ये ज्यादा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि इससे आप रिलेट कर सकते हो मे बी. ऐसे कई सारे गाने भी बने हैं पिक्चरों में इस तरीके के. तो तो आई थॉट दिस वाज, हाँ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिकी था नो डाउट, बट ऐसा नहीं था कि उसको मतलब हम ना पहुंच पाए वहां तक. राइट, तो इस तरह से सोचना है, मतलब डोंट जस्ट जंप टू कंक्लूजन. इसमें क्या है, गिल्डेड मॉन्यूमेंट पढ़े आपने और फटाफट उसको बिल्डिंग मॉन्यूमेंट उसने इसीलिए ऑप्शन में डाल रख दिया, तो वो हमने मार्क कर दिया, तो वो एक तरह से ट्रैप हो गई. राइट. ओके, लेट्स गो टू दिस.
ओके, हु विल एक्सप्लेन? कभी लोगों ने किया है अभी तक आंसर, एक दो लोगों किया है. यस, सोनाली. Sir, I have chosen first for the seventh one, as I feel the poet is talking about all the things, like all the words are for love, and कि love में like you don't get will, it just happens subconsciously. तो जो all the free will, fate और will जहाँ पे उसने symbolize किया है, वो ये बोल रहा है कि वो opposite of love है, क्योंकि जब आपको love होगा तो वो matter नहीं करेगा, या option नहीं मिलेगी for that. ओके. So that's why I've chosen first for the seventh. And eighth में जब वो कह रहा है कि lovers have some secrets that they keep. So basically I felt कि मतलब जैसे वो पोएम में बोल रहा है कि 1 second. मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि वॉट इन साइड ऑफ यू साइलेंस इज ऑल आई कैन से, मतलब अगर आप सीक्रेट नहीं रखोगे दैट्स तभी आप लवर्स रह सकते हो, अदरवाइज आप रह ही नहीं सकते. सो आई फील कि वो अंडरलाइंग स्टेटमेंट उसमें ये आ रही है कि सीक्रेट नहीं होना चाहिए इफ यू वांट टू मेंटेन लवर्स. ओके. तो आई डिसाइफर्ड कि ऐसा ही कुछ होना हाँ, ठीक चाहिए. है, ठीक है. फेयर इनफ, फेयर इनफ. एनीवन एल्स हैज अनदर व्यू और डिफरेंट व्यू, और यू एग्री विद सोनाली? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि, बिकॉज क्या बोल रहा है वो देखो. स्पिरिट दैट लिव्स इन दिस वर्ल्ड डज नॉट वेयर द शर्ट ऑफ लव, सच एन एग्जिस्टेंस इज अ डीप डिसग्रेस. ये तो हिंदी पिक्चरों में बहुत जगह बताया गया है कि प्यार नहीं किया तो क्या किया. बोलो ना कि कौन से यार, वो आई फॉरगॉट, ऋतिक रोशन वाला गाना था. तो a spirit that lives in the world does not wear the shirt of love, such an existence is deep disgrace. Be foolish in love because love is all there is. There is no way into the presence except through love exchange. If someone asks what is love, answer dissolving the will. दैट मीन्स इसमें विल वगैरह की जो चीजें हैं वो सब बातें नहीं होनी चाहिए. ट्रू फ्रीडम कम्स टू दोज हु हैव एस्केप्ड द क्वेश्चन ऑफ फ्री विल एंड फेट. कि जो अभी हम कर रहे हैं, राइट, वैसे वे वी फॉल इन लव, इज इट बिकॉज ऑफ प्री डिटर्मिन्ड फेट, कि जैसे मैरिज आर मेड इन हेवन, मैचेस आर मेड इन हेवन, वट एवर. तो फेट है हमारा या हमारी फ्री विल है, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए बीच में, वो ये कह रहा है, राइट. तो डिसॉल्विंग द विल. फिर वो कह रहा है कि love is an emperor. The two world play across him. He barely notices their tumbling game. Love and lover live in eternity. Other desires are substitute for that way of being. How long do you love rather the soul? Anything that was love is not. तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एक फिजिकल, जो आप बॉडी और ये इस तरह की चीजों को हटा दो, इन सब चीजों से आप सोल पे चले जाओ, क्योंकि वो कभी भी जैसे डीके नहीं होगा, पीछे उसमें था. तो love is not seasonal. With wine pressed from beer, expect a hangover, but this love path has no expectations. So you are uneasy riding the body, so dismount, travel lighter. तो आप ये फिजिकल चीजों को छोड़ दो. बी क्लियर लाइक मिरर होल्डिंग नथिंग. बी क्लीन ऑफ पिक्चर्स एंड वरी दैट कम्स विद इमेजेस. तो जो भी एक आपका बेसिकली ही सेइंग कि जस्ट ट्रांसेंड ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स, काइंड ऑफ व्हेन यू आर इन लव, देन ये सब चीजें मत आप रखो बीच में. गेज इनटू व्हाट इज नॉट ashamed or afraid of any truth. Contain all human faces in your road without any judgment of them. Be pure emptiness. What is inside of that, you ask? Silence is all I can say. तो मतलब बेसिकली इसमें कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, प्योर एम्प्टीनेस. लवर्स हैव सम सीक्रेट्स दे कीप. तो अब हाउ आर द वर्ड्स फ्री विल, फेट एंड विल यूज? तो ये तो साफ है कि दीज आर ऑपोजिट्स ऑफ लव. कि अगर आपको लव विल हैपन ओनली व्हेन यू लेट गो ऑफ ऑल these three things, right? तो ये तो वन इसमें साफ साफ दिख रहा है, all these three words are opposite of love.
बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। हॉलमार्क ऑफ इंटेलिजेंट, इसमें इंटेलिजेंट की कोई बात ही नहीं हुई है पूरे पैसेज में। फ्री विल एंड विल कनोट सेट सेल्फ डिटर्मिनेशन, फेट कनोट्स लेस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, ऐसा कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं गई है पैसेज में, उसको उनकी डेफिनेशन नहीं बताई गई है। दीज आर यूज्ड एज समथिंग दैट कॉर्प्सेस डू नॉट पोजेस, कॉर्प्स कहाँ बीच में यहाँ आ गया इसमें। फेयरवेल, फ्री विल एंड विल आर सिनोनिमस व्हाइल फेट इन एन एंटोनिम, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया। तो वन वाज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हियर, आई डोंट थिंक इट शुड बी प्रॉब्लम पिकिंग इट अप, बट यस नेक्स्ट वन इज अ चैलेंज। सीक्रेट रेफर्स टू प्रोफंडिटी ऑफ नॉलेज, मतलब बहुत डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो यहाँ नॉलेज की कौन सी बात हुई है इसमें, इस पैसेज देखो, ये जो आप यहीं पे चाहो, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना। लवर्स हैव सम सीक्रेट दे कीप, इसका इंटरप्रिटेशन यही मिलेगा आपको एक दो लाइनों में ही। प्रोफंडिटी ऑफ नॉलेज की कोई बात नहीं है इसमें। सीक्रेट इज नॉट टू हैव एनी सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट। दे हैव सम सीक्रेट दे कीप, दैट मीन दे डोंट हैव एनी सीक्रेट्स, तो इसको रखो। सीक्रेट रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम एम्प्टीनेस, फ्रीडम फ्रॉम एम्प्टीनेस, क्यों प्योर एम्प्टीनेस बोल रहा है बल्कि वो तो फ्रीडम फ्रॉम एम्प्टीनेस मतलब क्या है। फाइन जज ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी कहाँ से आ गई। लविंग समवन एज मच एज यू लव योरसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर वो सी, सीक्रेट इज नॉट टू हैव एनी सीक्रेट। सेकंड क्वेश्चन वाज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट आई वुड से। बताइए, एनी डाउट। कैन वी अंडरस्टैंड ऑप्शन वन एज इट इज रिटन, डिसॉल्विंग द विल इन थर्ड लाइन। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। यस लक्षित। सर जैसे इतनी बड़ी पोयम है, इतना टाइम लगेगा, तो एक क्वेश्चन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कितनी बड़ी पोयम है बताओ, कहाँ बड़ी पोयम है ये तो पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट लगेगा। कितनी बड़ी है। सर समझने में टाइम लगता है ना हर लाइन को। लेकिन इस वाले में इतना कुछ समझने के लिए नहीं था यार, बल्कि कई बार जो छोटी सी होती है उसमें ज्यादा समझने में टाइम लगता है। अगर आपने दोनों क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर ऑब्वियसली इट वाज नॉट वर्थ इट, बट एक भी सही कर दिया तो ठीक है। टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है आपको इसमें जैड में। हाँ लेकिन अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल ऊपर से चली गई है तो अलग बात है, फिर तुक्के नहीं मारने हैं। बट इसमें यार फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, if there is no way into presence except love exchange, if someone asks what is love, answer dissolving the will, that means letting go of this। तो ये ऑपोजिट ही हो गया ना इसका। ट्रू फ्रीडम कम्स टू दोज हु हैव एस्केप्ड द क्वेश्चन ऑफ फ्री विल एंड फेट, तो दैट मीन्स कि ये विल, फ्री विल, फेट, ये सब चीजें हटा दो, तो यही तो ऑपोजिट है, यही आ रहा है। और तो क्या आ रहा है इसमें, तो एक तो आंसर सही हो जाएगा। दूसरा जो आप क्वेश्चन है वो यहां से लिया गया एंड से, एक इन दो लाइनों से लिया गया, एक एंड से लिया गया। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन, दिस इज अ लिटिल मोर ट्रिकी। ये आपको मैंने पीडीएफ भेज दी है, उससे देख सकते हो आप।
Okay, who will explain? इसमें आपको ऑप्शन का हेल्प लेना चाहिए. यस, यस सोनाली. I felt the poem is about like the person being nostalgic that he was not able to do things in the past, but now he is able to do, or maybe responsibilities have come. So I think it's a nostalgic type of poem. So for the first segment questions, हाँ, for the ninth one, I feel rich and poor की तो बात ही नहीं हो रही है, and success and loss की भी नहीं हो रही है, friends का भी mention नहीं है. So वो मीनिंगलेसली ब्रूट तो नहीं कर रहा है पास्ट के ऊपर. सो आई फेल्ट कि फोर्थ ऑप्शन ही होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ग्रो कर रहा है, मतलब वो ऐसे रियलाइज कर रहा है कि वो ऐसे ग्रो कर गया था ऐसे Okay. छोटे व्हेन ही वाज 4, और जो भी वो मेंशन्ड है. एंड फॉर द 10th वन अगेन सेम, आई फेल्ट कि यू आर लार्जर देन लाइफ तो नहीं होगा, क्योंकि तो मैच नहीं कर रहा. एंड वो हॉन्ट भी नहीं हो रहा है, वो तो नॉस्टैल्जिक है, थोड़ा पॉजिटिव वे में देख रहा है. एंड यू आर नॉट अ नैरेटिव ऑफ द पास्ट, बिकॉज ये तो बहुत डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा, मतलब बोलना. तो ये तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन आई चोज, क्योंकि मतलब आपके अंदर ही वो पास्ट है, ऐसा भी नहीं है कि यू हैव लेफ्ट इट. ही फील्स कि वो है कहीं ना कहीं, बट वो थोड़ा ग्रो कर गया है. सो दैट्स व्हाट आई इन्फर्ड. Okay, yes, Suparno, you were saying something. Yes, sir. So, for the ninth question, I also marked the second option, but for Second, the fourth. no, sorry, fourth. But for the 10th question, I marked the first option because मेरे को लग रहा था कि because वो याद करके प्रेजेंट में आ रहा है, मतलब ला रहा है चीजों को. आई थॉट कि दैट्स वाई पुराने मेमोरीज को काइंड ऑफ एक्सटेंड हो रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है. सो दैट्स वाई आई थॉट वन विल फिट. Okay. देखो, he does not see you as a story, though he feels you as his atmosphere. तो इसमें इस दोनों में ऑप्शन में क्या फर्क है? यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ द पास्ट, और योर प्रेजेंट सबज्यूम्स योर पास्ट. तो व्हाट इज द डिफरेंस? एक्सटेंशन ऑफ द पास्ट मीन मतलब ये है कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट उसका एक्सटेंशन है, राइट? और सबस्यूम्स मतलब ये है कि ये प्रेजेंट है और उसका पास्ट इसी के अंदर है. अब हमें ये बताना है कि ये डजंट सी यू एज अ स्टोरी दो ही फील्स यू एज एटमॉस्फेयर, इस वाले में चलेगा या इस वाले में चलेगा? वो इसमें यस आशीष. सर आई थिंक सेकंड ही होना चाहिए, क्योंकि सेकंड सिंस एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है तो इट्स मोर लाइक इट्स सराउंडेड बाय द पास्ट इज सराउंडेड बाय द प्रेजेंट रादर इट्स एन एक्सटेंशन. राइट, करेक्ट. क्योंकि एक्सटेंशन एक्सटर्नल हो जाएगा, है ना? उसका एक्सटेंशन है मतलब कि एक्सटर्नल है. तो सबस्यूम्स मतलब उसी के अंदर समाया हुआ है, राइट? सबस्यूम करना किसी चीज को मतलब कि कंटेन करना उसके अंदर, राइट? इट कंटेन्स. तो पास्ट के जो है वो प्रेजेंट के ही अंदर है, तभी तो वो उसके एटमॉस्फेयर को फील कर रहा है. तो यहाँ पे ये सही है, इट इज एनालाइजिंग द पर्सन्स पास्ट एंड प्रेजेंट. कि ये स्लो पर्सन था पहले, जब ये निकल गया बाहर, मास्टर हो गया, अब ये काफी हो सकता है किसी IIM ABC चला गया हो, वहां से इसने बढ़िया कुछ कर रहा हो. स्केल द हाइट्स यू कमांड, काफी ऊंचा निकल गया. वेयर इज ही वाइल यू वॉकड अराउंड विद शेव्ड लॉन, अराउंड द शेव्ड लॉन योर +4s. ये +4 बेसिकली एक वो जो पहन के लोग वो करते हैं, गार्डनिंग वार्डनिंग, लंबा सा कुछ होता है अटायर. ऑर्गेनाइजिंग दिस विच आई हैव कम अक्रॉस इन मोर देन वंस. Others see you in Sunday mythical, not just in themselves. He doesn't see you as a story, though he sees you as atmosphere. When your sun shines, he chortles, मतलब खुश होता है. When your barometric pressure drops and thunderheads gather, he huddles under the overpass. तो जब तुम दुखी होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो वो भी बेचारा दुखी हो जाता है, मुझे लॉन्ग लेटर्स लिखता है. He asks me to look out for you.
सो दिस इज लाइक द प्रेजेंट के लिए कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है। यस सुपर। मेरे को एक चीज पूछना था इसमें कि ये पोएम में बोल किसके रहा है, ये मतलब whom is he रेफरिंग टू, वो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। हम्म क्योंकि जब मैंने मैं बताता हूँ नाइन्थ आपको। क्वेश्चन का। एक मिनट। एक पर्सन है, उसका प्रेजेंट है। तो ये जो थर्ड पर्सन है यहाँ पे व्यू ले रहा है, ही इज एड्रेसिंग दिस प्रेजेंट। मतलब ऑथर समझ लो या कोई तीसरा आदमी है, जो भी ये थर्ड पर्सन है, भगवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ही इज एड्रेसिंग द प्रेजेंट पर्सन, जो अभी वो बड़ा आदमी हो गया है, कि द स्लो पर्सन यू लेफ्ट बिहाइंड, कि जो तुम छोटे से बच्चे को, पास्ट को जो छोड़ के आए थे, स्लो था वो। फाइनली व्हेन यू फाइनली मास्टर द वर्ल्ड एंड स्केल द हाइट, वेयर इज ही वाइल यू वॉक अराउंड, तुम ये सब करते हो, वो कहाँ है, तुम्हें पता है? हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन आई हैव कम अक्रॉस हिम, यस आई हैव मोर देन वंस। तो ये बोल रहा है मैं उसको जानता हूँ अच्छे से, राइट? वो जो तुम्हारा पास्ट है, पहले वो ये सब किया करता था, आ, वो ये सब करता था, ये सब, ये यहाँ से यहाँ तक लिखा है कि वो ही, मतलब कि वो इसको रेफर कर रहा है, पास्ट को। ही डज नॉट सी यू एज अ स्टोरी, दो वो एज अ स्टोरी ऐसा नहीं है। ही फील्स यू एज एटमॉस्फियर, कि जब आप दुखी होते हो तो वो भी दुखी होता है, आप खुश होते हो तो वो भी खुश होता है। ही आस्क मी टू लुक आउट फॉर यू, जब अगर कोई दुख की घड़ी आती तो मुझे बोलता है भाई इसके संभालो इसको। तो ये इसके अंदर ही है ये, राइट? सो दिस ही रेफर्स टू द पास्ट एंड यू रेफर टू द प्रेजेंट। अभी आ गया? यस सर, अंडरस्टूड। ओके।
हम्म who will explain the poem and then yes Ashish. सर इसमें आई कुड इन्फर कि इसमें दो कंपैरिजंस करे गए हैं। पहला डिजायर विद फायर एंड सेकंड हेटरेड विद आइस। एंड इसमें जो द पोएट फेवर्स कि फायर से द वर्ल्ड विल एंड इज मोर प्रोबेबल। तो इसलिए सर 11th वाले में तो आई मार्क्ड ऑप्शन वन। है ऑप्शन वन। कंट्रोल ह्यूमंस। यार आप भी खुद ही बोल रहे हो कि वर्ल्ड के एंड जो है वो फायर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है, मतलब डिजायर से भी हो सकता है, हेट्रेड से भी हो सकता है। तो कंट्रोल ह्यूमन वाली बात कहाँ से आ गई इसमें? सर ओके, और कोई? सेकंड में सेकंड में आई मार्क्ड ऑप्शन टू। अनाइलेशन हाइपोथेसिस। क्यों? यस, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी क्यों? सब कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। जैसे किससे? लव एंड सर लव एंड डिटेस्ट बोथ हम्म, कैन कॉज हम्म, सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है। थर्ड वाले में इमोशनल हम्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, हम्म, इमोशंस अगेन, हम्म, बोथ इमोशंस। हम्म। फोर्थ में बाय फायर एंड आइस लिटरल ले लिया बट स्टिल इट कुड बी क्यों? क्यों लिटरल क्यों लेना है? मतलब लिटरल टाइटल में लेना आई है कि थिंक। नहीं, एक मिनट, लिटरल लेना है पोयम में कभी भी? फूड फॉर थॉट। ओके, यस अनुज। So on 11th, I marked E, fifth option. ई। Yes, everything what आशीष said उसी से कोरिलेट करते हुए, बट मैंने E चूज किया उसके लिए। ओके। देन 12th में थोड़ा डाइसी था, आई चूज C। आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन C एंड A, बट A मेरे को ऑप्शन ज़्यादा समझ नहीं आया, तो आई चूज C। ओके, एनीवन एल्स? यस, कौन बताएगा? इसमें तो काफी इधर उधर जा रहे हैं लोग। यस श्रेया। सर फर्स्ट में मैंने सेकंड वाला मार्क करा है ओके, क्योंकि डिजायर, हम्म, क्योंकि सर डिजायर और हेट दोनों को ही उसने शायद इक्वली कहा है हम्म, कि डिस्ट्रक्ट हम्म, दोनों कर सकते हैं। हम्म, तो ओवर पावर वाली बात तो नहीं हम्म, आएगी, हम्म, और सेल्फ डाउट और हम्म, एम्बिशन एंड एनवी वाली बात भी नहीं है, तो मुझे सेकंड ही लगा। ओके। और सर 12th में मैंने इमोशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड मार्क किया है, जो सी। इमोशनल डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, जो डिजायर और हेट दोनों इमोशंस नहीं है? सोचिए। यस कुशल। सर 11th का मैंने भी सेकंड मार्क किया है, हम्म, लेकिन 12th का मैंने फोर्थ मार्क किया है। ओके, फोर्थ क्यों मार्क किया? सर क्योंकि देखिए बाकी जो ये है लव एंड डिटेस्ट वो पूरा पैसे के हम्म, साथ जा रहा है, थर्ड भी जा रहा है, फिफ्थ भी जा रहा है। हम्म, फोर्थ और सेकंड में सर थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन फिर ये हम्म, सेकंड फोर्थ वाला जो है वो सर लिटरल मीनिंग ले लिया, फायर और आइस। हम्म, तो हम्म, ऐसा जनरली पोएम में होता नहीं है, तो हम्म, मैंने इसीलिए इसको हम्म। मार्क कर दिया। ठीक है, करेक्ट, राइट रीजनिंग। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि पोएट किस चीज को फेवर कर रहा है या दोनों को इक्वल ट्रीट कर रहा है। तो जैसे श्रेया ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि वो दोनों को इक्वल ट्रीट कर रहा है। कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो स्टिल ही सेइंग कि आई फेवर की डिजायर के कारण वर्ल्ड एंड हो जाएगी, मतलब आपकी जो डिजायर है वो ही वर्ल्ड को एंड करा देगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दो बार वर्ल्ड को खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो अगर वर्ल्ड को लेकिन दूसरी बार भी मरना खत्म होना हो तो हेट भी काफी है उसके लिए। तो मतलब एक तरह से कि ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस मीन्स हेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डिजायर इन टर्म्स ऑफ एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप अगर डिजायर का एक्सट्रीम पे चले जाते हो तो भी वर्ल्ड एंड हो जाएगी, और अगर हेट्रेड के एंड पे चले जाओगे एक्सट्रीम तो भी एंड हो जाएगी। तो अब इसमें लेट अस सी कि कौन सा डिजायर ओवर पावर्स हेट्रेड। देखो, ओवर पावर्स हेट्रेड वाली बात नहीं है, ही इज फेवरिंग डिजायर। ओके, ही थिंक्स कि डिजायर से वर्ल्ड ज्यादा खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है। ह्यूमंस कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं है इसमें। ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय वंस वर्ल्ड, ये सही लग रहा है।
ग्रीड से वंस वर्ल्ड, ग्रीड इज एक्सट्रीम डिजायर, तो इसको रख सकते हैं। एम्बिशन इज मोर पावरफुल देन एनवी, एनवी कहां से आ गया बीच में? हेटरेड और एनवी में तो बहुत फर्क है। बोथ डिजायर एंड हेट कैन क्रिएट सेल्फ डाउट या एंड द वर्ल्ड, देखो एंड द वर्ल्ड की बात हो रही है इसमें, सेल्फ डाउट की बात नहीं हो रही। हेटरेड डिस्ट्रॉयज व्हाट डिजायर कैन नॉट, वो कह रहा है कि जो चीज डिजायर से खत्म नहीं होती वो हेटरेड से खत्म कर सकते, तो ऐसा तो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि डिजायर से खत्म होगी और हेटरेड से भी हो सकती है, वो तो दोनों को बराबर दर्जा दे रहा है। तो यहाँ पे तो आपने हेटरेड को ग्रेटर कर दिया डिजायर से, तो ऐसा थोड़ी है कि डिजायर से जो चीज खत्म नहीं हुई वो हेटरेड भी खत्म कर देगी। तो दिस इज नॉट सपोर्टेड, फिफ्थ इज नॉट सपोर्टेड। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ईयर कि ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय वंस वर्ल्ड, दिस इज सपोर्टेड। हेट्रेड कैन ऑल्सो, यस, बट दिस इज नॉट रॉन्ग। तो इनमें से वो ऑथर इसी से एग्री करेगा ना। यस आशीष। सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि हाउ दे बोथ आर इक्वल, मतलब इक्वल, क्योंकि जब कह रहे हैं दोनों मतलब जब सिर्फ एक ही ऑप्शन है देन ही वुड गो फॉर डिजायर, एंड इफ देयर इज अ सेकंड ऑप्शन देन ही वुड आल्सो कंसीडर हेट्रेड, बट पहला प्राइमरी तो इट्स डिजायर ओनली, नो? अरे भाई ये क्या लिखा है इसमें? टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन डिजायर इज इक्वल टू हेट्रेड, लेकिन ऑथर जो है वो डिजायर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है बस। तो इसमें ये थोड़ी कह रहा है। तो अब आप बताओ ना मेरे को कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से सही लग रहा है, बता दो आप मेरे को कौन सा। आई टेल यू, लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। उसने सर और हेट्रेड को तो इसमें फिफ्थ तो बोल रहा है हेट्रेड बड़ा है, तो हेट्रेड तो बड़ा किसी भी एंगल से नहीं है। चलो आप डिजायर को बड़ा मान लो एक बार, लेकिन हेट्रेड तो बड़ा है ही नहीं किसी भी एंगल से, राइट? यस, बस सर हेट्रेड वाली बात नहीं थी ना सेकंड में, इसलिए थोड़ा सा, हाँ। सेकंड में हेट्रेड की बात नहीं करी गई थी ना, इसलिए अरे थोड़ा तो सा। लेकिन भाई मेरे, आप देखो गलत तरीके से मत सोचो, आप गलत मार्क करोगे फिर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल द ऑथर एग्री विद द मोस्ट। नाउ फोर ऑप्शंस आर देयर विच आर नॉट रेलेवेंट और विच आर क्लियरली रॉन्ग। तो ऑब्वियसली दिस इज इसमें क्या गलत है? ये स्टेटमेंट क्या गलत है? अच्छा बताओ। ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय वंस वर्ल्ड, डिजायर ही तो है एक तरह से, एक्सट्रीम डिजायर इज ग्रीड, तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ओके नाउ, राइट यस अनुज। सर मेरे को वो तो समझ आया कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि टू कैसे सही है। हम्म, मेरे को बस एक पूछना था कि जैसे मैंने इसको ऐसे नहीं लिया कि हेट्रेड बड़ा है डिज़ायर से फिफ्थ पॉइंट के अंदर। मैंने बस उसको ऐसे लिया कि जो चीज़ डिज़ायर के बाद अभी भी आपको लगता है कि नहीं ख़त्म कर पाया, तो अभी एक और चीज़ बैठी है हेट्रेड, उससे भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो एनालॉजी गलत थी क्या फिफ्थ के अंदर लगानी, मतलब कि अगर ये भी नहीं तो इससे नहीं लेकिन ख़त्म आप कौन इस सी लाइन चीज़ को पढ़ो ना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दैट मीन्स वंस इट हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय डिजायर। सो देयरफॉर ये तो सेंटेंस गलत हो गया ना कि व्हाट डिजायर के नॉट, वर्ल्ड हैज बीन ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय डिजायर। बट अगर दूसरी बार भी करना होता तो हेट्रेड से भी इक्वली पावरफुल वे है डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। हेट्रेड अगर यहाँ पे लिखा होता हेट्रेड डिस्ट्रॉयज इक्वली वेल व्हाट डिजायर डज, तो फिर सही हो जाता है, ओके सर। राइट? तो इसलिए ये गलत है। यस लक्षित। सर जैसे फोर्थ में क्रिएट सेल्फ डाउट है, हम्म। तो सर हम जैसे वर्ल्ड एंड को, जैसे एक इंसान के लिए अगर वो सब सेल्फ डाउट करने लग गया तो इट वो सेंस नहीं दे रहा कि वो उसके लिए वो वर्ल्ड खत्म हो गया है। तो ऐसा नहीं हम कुछ सोच सकते? आप अभी सपोज यू डिड नॉट परफॉर्म वेल इन एनी एग्जाम and you started having some self doubts, does it mean that it is the end? ये तो बट बहुत सर एक्सट्रीम पे चला गया। ऑथर यहाँ पे किसी पॉइंट मतलब हम्म। किसी एक इंसिडेंट को लेके भी तो बोल सकता है। क्या बोल सकते हैं? सेल्फ डाउट होने से क्या वो चीज खत्म हो जाती है? ये तो बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेच कर दिया आपने ना। सेल्फ डाउट, और यहाँ तो एक इतना एक्सट्रीम नहीं वर्ल्ड सोचना विल एंड होता। इन फायर की बात हो रही है ना। और दिस फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन और एंडिंग। तो इज सेल्फ डाउट, हैविंग सम सेल्फ डाउट इज इक्वलेंट टू एंडिंग और दिस थिंग? बहुत एक्सट्रीम हो गया ना यार ये तो। ओके। इसलिए नहीं होगा। ओके अनसुटेबल टाइटल। देखो यार यहाँ पे लव एंड डिटेस्ट मीन्स लव एंड हेट, तो डिजायर एंड हेट सही है, टेल ऑफ डिस्ट्रक्शन सही है ये तो। अनाइलेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, ओके अनाइलेशन मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, तो डिस्ट्रक्शन हाइपोथेसिस सही है ये, कि दोनों से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इमोशनल डिस्ट्रक्शन ये भी है कि आपने अगर डिजायर और
ये हेटरेड है तो दोनों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाउ द वर्ल्ड एंड्स, ये भी सही है। डिस्ट्रक्शन बाय फायर एंड आइस, भाई ये तो लिटरल हो गया ना, ये तो लिटरल हो गया, लिटरल नहीं लेना है सेंस। देखो ये राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट दैट आई स्टार्टेड दिस सेशन आई सेड कि डोंट टेक लिटरली थिंग्स। यस श्रेया। सर बट जैसे इसमें पूछा है सूटेबल टाइटल, अनसुटेबल टाइटल। अनसुटेबल टाइटल, हाँ। हाँ बट डिस्ट्रक्शन बाय फायर एंड आइस एक सूटेबल टाइटल तो हो ही सकता है, कौन सा? मतलब डिस्ट्रक्शन बाय फायर एंड आइस किस किस पोएम फोर्थ का वाला। किस किस पोएम का? इस पोएम का क्यों हो हाँ सकता है? क्यों क्यों हम लिटरल बात कर रहे हैं फायर और आइस को? फायर इज सर बट रिप्रेजेंटेटिव और फायर इज सिंबॉलिक ऑफ व्हाट? सर जैसे डिजायर। पोयम में लिटरल सेंस नहीं है तो उसके टाइटल में भी लिटरल नहीं ले सेंस सकते, नहीं होगी। नहीं हो सकता अच्छा। है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, फायर एंड आइस वो उसकी टाइटल थोड़ी होगी। ओके, ऑलराइट, चलो तो आई थिंक वी हैड अ गुड सेशन। आई होप यू लर्न सम थिंग्स। वी विल कंटिन्यू इन एनी केस। यस कुशल। सर मुझे जैसे कि अपने जो ग्रामर के सेशंस हुए हैं जो आपने रिकॉर्डेड है सर, उसमें फिगर मेटाफर सिमिली मतलब इन पे ऑफ स्पीच, सेशंस का, हाँ फिगर ऑफ स्पीच सर वो कहाँ रिकॉर्डेड है, वो मुझे मिले नहीं। भाई वो कहाँ रिकॉर्डेड है, नहीं मिले आपको? अच्छा चलो मैं आपको दे दूंगा वो। तो ठीक है, ठीक ओके, थैंक यू सर। है, ओके, ऑलराइट, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, आई सी यू, बाय थैंक यू बाय। सर।